अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस के बारे में। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना हर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं और बगैर सोचे समझे, बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए और बगैर ये देखे कि कितनी डोज में और कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सिंपल पैनाडोल की मैं बात कर लूँ, ठीक है, अगर सर में दर्द हो जाए या फिर कोई और पेन है, हम फ़ौरन ही ये पेन किलर्स लेना शुरू कर जाते हैं। यहाँ जिस तरह से आजकल वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो फौरी तौर पर सेल्फ मेडिकेशन घर में एंटीबायोटिक की फॉर्म में शुरू कर दी जाती है। तो इस वजह से ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक लीड कर सकती है, क्योंकि हेपेटाइट जो लिवर होता है, इसी का काम होता है जो ड्रग्स हैं, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना। डेफिनेटली अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं और उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, तो जो लिवर है उस पर ही प्रेशर पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है। जिस तरह से अभी आपको लिस्ट नज़र भी आ रही होगी, मेनली जो हमारी आम डेली की मेडिसिन हैं, जो हम एसिटामिनोफेन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं, ये तमाम की तमाम इसमें आती हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं। ये तमाम हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस करने का सबब बनती हैं। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो सबसे पहले होस्ट यानी कि जो पेशेंट जिसको हो रहा है उससे रिलेटेड देख लेते हैं कि एज सबसे पहला फैक्टर होती है। अब एज जो है, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर उस पर्सन में ऑलरेडी कोई डिजीज़ हैं, जिस तरह डायबिटीज़ है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस होंगे कि उसको ये हो जाएगी। इसके अलावा जेंडर की बात की जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा अगर इम्यून स्टेटस की बात की जाए तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी ये ज़्यादातर हो सकता है। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में अगर हम देखा जाए तो जिनमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स आ रही होती हैं, कोई जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा होता है, उनमें भी ये आता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो फास्टली मेटाबोलाइज हो जाती हैं और कुछ स्लो होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से पर्सन टू पर्सन मेटाबॉलिज्म का रेट भी चेंज होता है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, जो भी वो मेडिसिन खाएंगे फ़ौरन डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, फ़ौरन मेटाबोलाइज हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का स्लो होगा। इसका मतलब है कि वो उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वो ब्लड के अंदर रहेगी और टॉक्सिक इफेक्ट्स देगी। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, ये तो हमारे पास होस्ट फैक्टर्स हो गए, रिस्क फैक्टर्स में से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ड्रग। ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, फिर उसकी डोज क्या है और उसको आखिर कितनी ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसमें पार्ट प्ले करते हैं। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो अल्कोहल का यूज़, फिर डाइट आपकी अगर अच्छी नहीं है, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, टॉक्सिन्स आपकी एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपके रिस्क फैक्टर्स में आएंगे जो कि ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस का सबब बनेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये इंजरी होती कैसे है। लिवर इंजरी, लिवर इंजरी का एक बहुत डिटेल्ड है, लेकिन मैं उसमें क्योंकि साइंटिफिक है तो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी। मेनली बस ये ज़हन में रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिवर की, वही रप्चर होना शुरू हो जाती है। अब जो साइन एंड सिम्टम्स अगर देखे जाएँ तो हमें पता कैसे चलता है कि जो पेशेंट होता है वो अचानक से उसको जॉन्डिस के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें पीली हो जाएंगी, उसके चेहरे की रंगत येलोइश होना शुरू हो जाएगी, येलोइश टिंज आ जाएगा, उसको डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको बॉडी वीकनेस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसका जो स्टूल है और जो यूरिन है वो डार्क कलर्ड हो जाएगा, उसकी वो कलर रंगत चेंज हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आखिर इसका हम ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे ही आपको ये सब कुछ पता चले किसी को भी, तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन होती है उसके अंदर जो मेडिसिन यूज़ की जा रही होती है, डॉक्टर फौरी तौर पर वो स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी मेडिसिन ले रहे हैं, सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट यही है, आपने स्टॉप द मेडिसिन, ठीक है, जो आप ले रहे थे, जो कि पॉइजनिंग कर रही थी, जो कि हेपेटाइटिस होने का सबब बन रही थी। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारा लिवर है वो अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी अच्छी सेल्फ रिपेयर की एबिलिटी रखी है। वो खुद ही से रीजनरेट होता है, खुद ही से रिपेयर होता है, यानी उसका जितना एरिया डैमेज हुआ होता है वो खुद ही से रिपेयर हो रहा होता है। ये तो है माइल्ड केसेस में। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लिवर इस हद तक डैमेज हो चुका है कि उसकी रिपेयरिंग इम्पॉसिबल हो रही है, तो फिर इन फेयर और रेयर केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है विद इन
2 to 3 मंथ्स इसको लगते हैं, जिसके अंदर अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है और फिर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ों को के लिए अगर हम ब्लड टेस्ट वगैरह की बात करें जिनसे हमें पता चलता है, वो डेफिनेटली आपके जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं उनको देखा जाता है, जिसमें AST ALT ये तमाम देखे जाते हैं जो कि हेपेटाइटिस के केस में रेज हुए होते हैं। तो इन सब के लिए आपको चाहिए कि एक तो जो भी हमारा जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि हमें मेडिसिन बहुत ध्यान से यूज़ करनी चाहिए, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं यूज़ करनी चाहिए। एक लेमैन को नहीं पता होता कि इस मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, बॉडी उसकी प्रॉपर तौर पर एक्सक्रीट कर पाएगी या नहीं, और उसकी डोज कितनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी है। तो हमें चाहिए कि हम लोग बहुत एतदाल से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।